name is Shivani and welcome to Anant IAS। और आज 7 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल और न्यूज एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको 8 अप्रैल की भी मतलब कल की न्यूज आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। कल की न्यूज पूरी और साथ ही साथ एडिटोरियल। उसके साथ आज हम देखेंगे कि यूपीएससी के लेवल से कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट जो आर्टिकल्स में आए हैं वो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। और जो बच्चे इस साल का प्री दे रहे हैं उनके लिए ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ जो एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, बैंक की प्रिपरेशन करते हैं या फिर जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी बोलते हैं उसको, यूपी पीसीएस या पीएससी बोलते हैं, यूपी या एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, उनके लिए भी इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल्स बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं उनकी प्रिपरेशन में। तो शुरू करेंगे आज के पहले आर्टिकल से, जो है आरबीआई सरप्राइजेस विद अ पॉज कीप्स रेपो रेट अनचेंज एट 6.5% आफ्टर 6 रेट हाइक्स पॉज नॉट पिवट। दास हु इज दास? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। समझ वाली बात यहाँ पे ये है कि आरबीआई ने जो अपने रेपो रेट्स हैं उनको अनचेंज रखा है 6.5% पे, राइट। रेपो रेट नहीं रेपो रेट, ऐसे तो कई सारे रेट्स हैं जो आरबीआई रिलीज करता है जिसमें आपने सुना होगा कैश रिजर्व रेशियो होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक रेट होता है, साथ ही साथ आपका रिवर्स रेपो, अब उसका काम रह नहीं गया है वैसे, रिवर्स रेपो रेट भी हुआ करता था। तो उस तरह कई सारे रेट्स जो हैं आरबीआई समय समय पर रिलीज करता रहता है। ये रेट्स एक्चुअली क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। बैंक की जो आरबीआई की जो पॉलिसी है जहां पे वो रेट्स को चेंज करता रहता है, बार बार पब्लिश करता है, उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ये रेट्स को चेंज करता है। और फिलहाल जो इस बार के रेट्स इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि जैसे कि हम अगर आप न्यूज को फॉलो करते हैं, यूएस में और यूरोप के बड़े देशों में बहुत बड़ा टर्मोइल था, मतलब वहां के बैंक कोलैप्स कर रहे थे बढ़ते हुए अनसर्टेनिटी की वजह से। जैसे कि इसकी वजह से ऐसा माना जा रहा था कि आरबीआई को अपने रेट को हाइक करने के बजाय उनको स्टेबल रखना चाहिए या फिर कम करना चाहिए। तो न्यूज ये आई है कि उसने 6.5% पे ही रेपो रेट को आरबीआई ने रखा है। ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि आरबीआई को अपने रेट हाइक करने के बजाय इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए किन्हीं और तरीकों को इजाद करना चाहिए, जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे थे कि आरबीआई को स्टेप उठाना चाहिए। आरबीआई ने स्टेप उठा लिया है। क्या स्टेप उठाया उसे पढ़ते हैं। आफ्टर रेजिंग रेपो रेट इन सिक्स कंसेक्यूटिव पॉलिसी, मतलब 6 कंसेक्यूटिव पॉलिसीज में रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा था। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अ सरप्राइज मूव डिसाइडेड टू पॉज इट्स रेट हाइक साइकिल ऑन थर्सडे अमिड राइजिंग कंसर्न्स ओवर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पे रखा है, जो अनचेंज रहा, सेम रहा। क्योंकि पिछले कंसेक्यूटिव मतलब लगातार 6 कंसेक्यूटिव पॉलिसी जो नंबर्स आते हैं ना, क्वार्टरली, बाय मंथली और 3 मंथ्स में जो उनकी पॉलिसी आती है उसमें चेंज हो रहे थे, अब चेंज नहीं किए। इट वॉज वाइडली एक्सपेक्टेड दैट आरबीआई वुड रेज द रेपो रेट बाय 25 बीपीएस एंड देन गो फॉर अ पॉज। ऐसा क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो नंबर बढ़ाएंगे? क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर, सीपीआई की जहां बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो है राहत नहीं हो पा रही है। होलसेल में तो फिर भी थोड़ी बेटरमेंट है, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन है, जो खुदरा जिसे कहते हैं खुदरा रोकड़ स्फीति बोला जाता है, तो उसमें ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं जो कि नॉर्मल रिटेलर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए दिक्कत वाली चीज है। और जैसा कि आरबीआई की पॉलिसी है कि वो अपना टॉलरेंस रेट 2 से 6% के बीच में रखना चाहते हैं, जो उससे आगे जाने की वजह से वो इस तरह के रेट्स को बढ़ाते रहते हैं। रेपो रेट की जहां तक बात हो रही है, ताकि मार्केट से पैसा उनके पास आ जाए और इन्फ्लेशन कम हो सके। तो ऐसा माना जा रहा था कि 25 बीपीएस पॉइंट से आरबीआई अपना इन्फ्लेशन रेट को, रेपो रेट को बढ़ाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों माना जा रहा था? क्योंकि यूएस के बैंक कोलैप्स होने, जिसमें आपने सुना होगा सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हुआ था, उसके बाद यूरोप का बड़ा बैंक है क्रेडिट स्विस, वो भी कोलैप्स होते हुए बचा, उसको मर्जर कर लिया गया। तो बड़े देश जब बड़े बैंक जब कोलैप्स हो रहे थे, तो उसके बाद भी यूएस ने अपनी पॉलिसीज को वैसे ही रखा। उन्होंने अपने रेपो रेट्स को या जो उनके रेट्स हैं उनको बढ़ाया। मतलब यूएस ने ये दिखाया कि बैंक कोलैप्स हो भी जाएं तो भी उसका जो टारगेट है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो जब यूएस ऐसा कर सकता है तो ऐसा माना जा रहा था कि आरबीआई भी उसी रास्ते पे चलेगा और ऐसा करेगा, पर फिलहाल के लिए ऐसा नहीं है। परसेंटेज को अनचेंज रखा गया है। ठीक है, थ्रेशोल्ड क्या है? समझने वाली बात क्या है कि ये आर्टिकल हमारे लिए जीएस3 के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, जहां पे मॉनेटरी पॉलिसीज, आरबीआई की पॉलिसीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वर्ल्ड वाइड जो अनस्टेबिलिटी चल रही है, इसको कहते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसको दिमाग में रखते हुए पॉलिसीज पूछी जाती हैं और मेंस में क्वेश्चंस क्रिएट पहले भी हुए हैं, तो वो जरूरी है। साथ ही साथ प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती हैं, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट का मतलब क्या है, कैसे मेंटेन किया जाता है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। अच्छा,
अब ये जो डिसाइड कौन करता है रेपो रेट, ये एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई की कमिटी, वो इसको डिसाइड करती है, जिसमें कई सारे एक्सपर्ट बैठते हैं, वोटिंग होती है और फिर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पे और मेजोरिटी के आधार पे इन नंबर्स को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो आपसे एमपीसी भी पूछा जा सकता है प्री में, राइट, मेंस नहीं पूछ सकते हैं, पर अभी जो पहला पेपर आ रहा है वो प्री का है, उससे पूछा जा सकता है। Okay, the RBI's move will give a breather to borrowers as their lending rates, which are linked to repo rate, will not increase. अच्छा, ये लाइन देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, सवाल यहीं से बन सकता है। आरबीआई का क्या मूव है ये, will give a breather, मतलब थोड़ी राहत की सांस है, to borrowers, मतलब जो उधार लेना चाहते हैं, as their lending rates which are linked to repo rate, जो रेपो रेट से लिंक्ड होते हैं, will not increase। ठीक है, अभी हम समझेंगे रेपो रेट क्या होता है। तो इसका मतलब क्या है कि lending rates are connected with who, कनेक्टेड विद रेपो रेट्स, राइट। सो लेंडिंग रेट्स हमारे रेपो रेट से कनेक्टेड होते हैं, तो अगर इसको अनचेंज रखा गया है तो दैट विल बी अ रिलैक्सेशन फॉर बोरोवर्स। ठीक है, इसका मतलब ये समझ में आता है। उसके साथ ही साथ ऐसा न्यूज में आया कि बिहाइंड पॉज स्लम्स इन कंजम्पशन टेपिड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और इसका जो पॉज का कारण क्या है कि स्लम, कंजम्पशन में स्लम है, मतलब गिरावट है, उतना जोर नहीं दिखाई देता है, स्लम है कंजम्पशन में, साथ ही साथ टेपिड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर आपको याद होगा, गवर्नमेंट ने कहा था कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को चाहिए, या ग्लोबल नहीं, डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वो पैसा लगाएं सरकार में और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, सो दैट कि हम जॉब क्रिएशन कर सकें। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल के लिए काफी कम है, टेपिड है, और साथ ही साथ कंजम्पशन जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे, दोनों लेवल जगहों पे कंजम्पशन कम है। जब कंजम्पशन कम है, इसका मतलब कि डिमांड कम है, राइट। डिमांड कम होने की वजह से ये उम्मीद है कि इन्फ्लेशन में राहत मिल सकती है इस तरीके से, क्योंकि जब कंजम्पशन ही कम है तो प्राइस ऊपर नहीं जाएंगे, राइट। जब कंजम्पशन नहीं है, जो मार्केट में ऑलरेडी माल भरा हुआ है, तो उसकी प्राइस ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि डिमांड नहीं है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा पैसा नहीं लगा रहा है, जिसकी वजह से ऐसा उम्मीद है कि ग्रोथ है वो स्टेगनेंट रह रही है, इन्फ्लेशन कम रह रहा है, तो इस वजह से उन्होंने इस मार्केट परसेंटेज को या रेपो रेट को कम रखा है। अच्छा, इस तरीके से आर्टिकल्स को पढ़ना क्यों जरूरी है? अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है और कंजम्पशन का क्या रोल है, इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है। इसलिए मैंने इन सभी आर्टिकल्स को फ्रंट स्क्रीन पे रखा ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि न्यूज का दायरा कितना बड़ा होता है, क्या कवरेज है एंड हाउ मच यू आर गोइंग टू कवर। ठीक है, अच्छा, अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ आर्टिकल का दूसरा एस्पेक्ट, जैसे कि कैसे ये न्यूज आगे बढ़ रही है। तो पहला ये समझ लीजिए कि रेपो रेट क्या है, वो समझना जरूरी है, कंजम्पशन का रोल क्या है, इन्वेस्टमेंट का रोल क्या है इकोनॉमी में, स्लम का मतलब क्या हुआ, और क्या थ्रेशोल्ड है जिसको हमारी जो गवर्नमेंट है या आरबीआई कहना चाहिए, गवर्नमेंट बनाती है फिस्कल पॉलिसी। सो जो हम लोग कैट की बात करते हैं ना, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो फिस्कल में आता है। ये जो बात हो रही है ये मॉनेटरी है, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल को बनाती है, उसको चेंज करती है, उसको कंट्रोल करती है। So raises growth target to 6.5% in a retail inflation projected 5.2। तो उन्होंने 6.5% का रेपो रेट रखा है, क्या टारगेट करने के लिए, 5.2% के इन्फ्लेशन को प्रोजेक्ट करते हुए। तो इस वक्त आरबीआई प्रोजेक्ट कर रही है 5.2% इन्फ्लेशन को, जो टारगेट क्या है 2 से 6 के बीच में, राइट, 2 से 6 के बीच का थ्रेशोल्ड है, और इसको टारगेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने रेट को अनचेंज रखा है। और ये जो रेट है अनचेंज होने की वजह से जो बोरोवर्स हैं उनको राहत मिलेगी, क्योंकि मार्केट में जब आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो लोन सस्ता होता है। ठीक है, जब मार्केट में ज्यादा पैसा होगा तो लोन सस्ता होगा, पर अगर आपके पास मार्केट में पैसा कम होगा तो लोन महंगा होगा। तो अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो बैंकों को आरबीआई के पास ज्यादा पैसा देना पड़ेगा सिक्योरिटीज के रूप में, तो बैंकों के पास कम पैसा होगा और ऑब्वियसली उस केस में आपका लोन महंगा हो जाता है। इसको भी हम समझेंगे। तो इस केस में क्या हुआ, अगर सवाल ये बनता है कि भाई रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए तो उसका इफेक्ट क्या आता है मार्केट में, तो उसका मतलब लोन आपका महंगा होगा, पर अगर रेपो रेट अनचेंज रहता है या रेपो रेट नीचे गिर जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, लोन सस्ता हो जाएगा। इस तरह के सवाल पहले भी प्री में क्रिएट हुए हैं, तो बहुत अवेयर रहिएगा। नाउ आप देखते हैं कि रेपो रेट क्या है। रेपो रेट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जो रेपो रेट का खेल जोल है ये क्या है, किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के एवर्स में आरबीआई आपको पैसा देता है। तो मतलब क्या है, एक्चुअली
हम सिक्योरिटीज को यहाँ पहुंचा रहे हैं, उसके बदले में हमको लिक्विडिटी मिल रही है, ठीक है। तो रेपो रेट इज दैट रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स, मतलब उधार देता है, मनी टू कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। The current repo rate 2023 stands at 6.5%. Changes in repo rate affect the flow of money in the market. Of course, जब आपने ध्यान दीजिएगा, आपके पास सिक्योरिटीज से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद द रीपर्चेज एग्रीमेंट, बैंक के पास एक कई सारी सिक्योरिटीज आपने खरीदी, किससे? आरबीआई से। तो आपको क्या किया? लिक्विडिटी मिली बैंक की तरफ से। आरबीआई ने क्या किया? आपको पैसा उधार दिया, किसके आधार पर? सिक्योरिटीज के आधार पर। मतलब बैंकों ने आपसे एक तरीके से खरीदारी करी आरबीआई से, और बदले में क्या मिला? आपको सिक्योरिटीज मिली। तो क्या बैंकों के पास ज्यादा कैश होगा या कम होगा? तो बैंकों के पास कम कैश आएगा, राइट, क्योंकि सारा पैसा रेपो रेट के माध्यम से कहां जा रहा है? आरबीआई की तरफ चला जाएगा, और समय आने पर वो सिक्योरिटीज आप उनको सेल करके, आरबीआई को वापस करके या सेल आउट करके आप वो पैसा बैंक्स में वापस ले सकते हैं। तो ये था 6.5% जो अनचेंज रहा। अब सपोज करिए अगर 7.5% हो जाता, तो आपको यही डॉक्यूमेंट 7.5% के परसेंटेज से आपको उधार लेने पड़ते आरबीआई से। मतलब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता आरबीआई को उन्हीं सिक्योरिटीज को लेने के लिए। तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाता, पर अगर ये 5.5% हो जाता तो क्या होता? आपको वही पैसा 5.5% से बैंक से उधार लेना पड़ता, किसे? आरबीआई से। और ये बैंक कौन से हैं? ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं जो आरबीआई के अंदर लिस्टेड होते हैं, राइट। और इसके साथ इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं जो आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, जो लोन देते हैं। जो अच्छा, एक फर्क और भी होता है कि बैंक्स में और इंस्टीट्यूशंस में फर्क होता है। बैंक और इंस्टीट्यूशंस में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? कि बैंक आपसे डिपॉजिट लेता है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस आपसे डिपॉजिट नहीं लेते हैं। तो बैंक के पास एक एडिशनल फीचर ये होता है कि वो कस्टमर से कैश डिपॉजिट लेता है और उसको आगे फ्लोट करता है। पर इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? जो सिर्फ आपको लोन दे सकते हैं, पर इनके पास अथॉरिटी नहीं होती कि वो आपसे डिपॉजिट ले सके, ठीक है। ये मेन डिफरेंस होता है। तो वो संस्थान जो लोन देते हैं और बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड हैं, वो रेपो रेट के माध्यम से सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं, रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। उस केस में जो परसेंटेज आरबीआई डिसाइड करती है, उस परसेंटेज के आधार पे आप एक तरह की उधारी लेते हैं आरबीआई से। तो अगर ये परसेंटेज बढ़ता है तो बैंकों के पास कम कैश बचता है मार्केट में आगे देने के लिए, और उस केस में आपका लोन महंगा हो जाता है। अगर आपको बात समझ में आती है, वेरी गुड। नहीं आती तो आप मुझे कॉमेंट बैक करेंगे, हम इसको फर्दर एक बार और डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल ऐसे बढ़ता है आगे कि आरबीआई ने क्यों ऐसा किया, क्यों अनचेंज रहा, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन है कि सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन हम डिस्कस पहले कई बार कर चुके हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है सीपीआई का, वो बढ़ता जा रहा है। जो क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है हेडलाइन इन्फ्लेशन। और दो तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, एक तो होता है कोर इन्फ्लेशन, एक होता है कोर इन्फ्लेशन, एक होता है हेडलाइन, ठीक है। तो एक हेडलाइन, कोर में क्या होता है? सभी सर्विसेज आ जाती हैं, और हेडलाइन में आपका फ्यूल और फूड दो चीजें हट जाती हैं। फ्यूल हट जाता है और खाने पीने की चीजें हट जाती हैं हेडलाइन में, ठीक है। कोर में सब कुछ आ जाता है। तो इस केस में हेडलाइन इन्फ्लेशन जो अभी का है वो बढ़ता जा रहा है सीपीआई का, जिसकी वजह से आरबीआई बहुत सजग है और स्टेप उठा रही है, और इसकी वजह से उन्होंने इसको अनचेंज रखा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसी का नेक्स्ट पेज आपके इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, जहां पे उन्होंने इसको डिटेल में समझाया कि भाई इन्फ्लेशन रेट का जो परसेंटेज अभी तक कितना रहा, 5.5% से फिर वो गया 4.23, फिर गया 7.61, 7.79, 6.4। तो इस केस में आरबीआई ने अपने आप को ग्लोबल प्लेटफॉर्म से अलग हटाते हुए और साथ ही साथ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स टेंशंस को अवॉइड करते हुए, उसको ड्राइव करते हुए, क्रूड ऑयल प्राइसेस और उससे जो डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो रहा है सप्लाई चेन में, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको टारगेट किया है। क्योंकि आरबीआई का जो हमारा इंडियन हम आरबीआई की बात कर रहे हैं, मतलब इंडियन आरबीआई की बात कर रहे हैं, वो 4 to 6% का जो थ्रेशोल्ड है उसको मेंटेन करना चाहती है, जिसकी वजह से उन्होंने रेपो रेट को अनचेंज रखा है। पर जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको नहीं पता ये बात क्या हो रही है, जो आज ही इस चैनल पे आए हैं, सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें और इस बात को ध्यान में रखें कि कोई भी न्यूज एक दिन में इवॉल्व नहीं होती है। न्यूज हमेशा कई दिनों में इवॉल्व होती है, और आपको उसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग
विजिलेंसी रखनी पड़ेगी, आपको बराबर पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या बात हो रही है। मैं 1 घंटे के डिस्कशन में सारे आर्टिकल्स अभी आपको डिस्कस नहीं कर सकती, पर जो फ्रेशर्स हैं, आई एश्योर यू, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लगे रहेंगे मेरे साथ, तो 100% आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। सो GS3 के लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको प्री से और मेन से जुड़े हुए सवाल मिलेंगे। डेफिनेटली इस साल तो मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि बहुत उथल पुथल रहा है इस साल। और जैसा कि हम डिस्कस कर चुके इकोनॉमिक सर्वे में, और जब हमारा बजट आया था उस केस भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी कही गई थी कि जैसी ग्लोबल हेडविंड्स होंगी वैसा ही डिसीजन लिया जाएगा। तो ये जो 4% का टारगेट है, 4 to 6% का टारगेट है RBI का, उसको दिमाग में रख करके ही RBI ने डिसीजन लिया है। अच्छा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप हमेशा जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज पे जो आर्टिकल होता है उसके कई पार्ट होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ रिलेटेड कि इस आर्टिकल से जुड़ी हुई रिपोर्टें कहाँ पे है, पेज नंबर 15 और 17 पे। मतलब ये आर्टिकल सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, पेज नंबर 15 और 16 पे भी इसके कनेक्टेड आर्टिकल्स हैं। ये हमारा एडिटोरियल का पेज है आज 7 अप्रैल का, जिसमें आप देखेंगे कि अ पॉज इन द साइकिल, इस आर्टिकल में भी यही एक्सप्लेन किया गया है कि RBI ने अपने प्राइसेस को अनचेंज क्यों रखा और कोई हाइक क्यों नहीं किया गया। लिखा गया है धर्म कीर्ति जोशी के द्वारा, और इन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि वो क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से RBI ने अपने प्राइसेस को या रेपो रेट को अनचेंज रखा। और रीडिंग द पॉज में भी इस चीज को एक्सप्लेन किया। मतलब आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट, इस न्यूज का सिग्निफिकेंस कितना ज्यादा है, समझना कितना जरूरी है आपकी यूपीएससी के लेवल से, जहां पर आपको इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है, तभी आपको इसका जो बेसिक बैकग्राउंड क्लियर होगा। तो जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, तो मेरा सजेशन उनके लिए यही है कि पेपर उठाइए और उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलिए, और जो चीज समझ में नहीं आती है उसको नोट डाउन कर लीजिए, और उसको फर्दर अपनी नॉलेज में एड ऑन करने के लिए इस चैनल को देखते रहिए। नाउ, अब इस जो आर्टिकल लिखा है सर ने, उसमें इस बात को मेंशन करते हैं कि कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये डिसीजन उठाया गया RBI के द्वारा। But the key reason behind the MPC decision on Thursday is the expectation of a decline in inflation driven by a healthy Rabi crop, normal monsoon, moderating international commodity prices, and the impact of rate hikes by 5.2% in the current fiscal year. तो कहना चाह रहे हैं कि जो अभी का इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा कम डिक्लाइन करता हुआ दिख रहा है, जहां पे जो हेल्दी जो क्रॉप है, जो फसल रबी की फसल है, वो सही हुई है, और नॉर्मल मानसून और मॉडरेटिंग इंटरनेशनल कमोडिटी की वजह से कुछ राहत सी दिखती है, जिसकी वजह से इसको कम किया गया। मैंने कहा ना, क्योंकि स्लम है, डिमांड कम है, और उसके साथ ही साथ ग्लोबल के साथ डोमेस्टिक डिमांड कम है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि इन्फ्लेशन में सुधार हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने इसको अनचेंज रखा है। तो मतलब रेपो रेट अगर आपका अनचेंज रहता है तो उस पर क्या क्या पॉइंटर्स बन सकते हैं, ये प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वन वी एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन रिड्यूस टू 3% फ्रॉम अ हाई ओवर 10%, मतलब उन्होंने एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन नीचे जाएगा। दूसरा क्या है, डोमेस्टिक ग्रोथ विल ईज कोर इन्फ्लेशन, और डोमेस्टिक ग्रोथ है वो कोर इन्फ्लेशन को ईज ऑन करेगी, जिससे उनको फायदा मिलेगा। सर्विस इन्फ्लेशन विल आल्सो कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट प्रेशर एज अ रोटेशन ऑफ कंजम्पशन, और सर्विस इन्फ्लेशन की वजह से भी प्रेशर क्रिएट हो सकता है। फूड इन्फ्लेशन विच हैज अ हाई वेटेज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड हैज ड्रिवन हेडलाइन इन्फ्लेशन इन पास्ट। मैंने से कहा कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन आता है, जिसमें सारी चीजें कवर होती हैं, जिसमें फ्यूल और फूड भी आ जाता है, उसकी वजह से जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है एक समस्या बनी हुई है, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में फिर भी बेटरमेंट लगता है। उसके अलावा लानीना, जैसे इस साल कहा भी गया था IMD के द्वारा कि ये साल अल्नीनो का साल हो सकता है, तो अगर सिचुएशन खराब होती है और अल्नीनो का साल बनता है, अभी हम अप्रैल में है, मई और जून में ऐसी कोई घटना घटती है, तो फिर इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल भी हो सकता है। इसको हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो आर्टिकल है जो सर ने लिखा है हमारे धर्म कीर्ति जोशी साहब ने, इसको आप अच्छे से पढ़िए। जो बिल्कुल फ्रेशर है, जो कोई आइडिया नहीं है, अगर वो इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो भी उनको काफी समझ में आ जाएगा। उसके अलावा जैसे मैंने आपको दिखाया कि आप जो फ्रंट पेज पे टॉप लाइन हेडिंग होती है, टॉप हेडिंग होती है, उसको उठा करके उसके साथ अलग अलग पेजेस में जो न्यूज आई है उसको मिला के पढ़ेंगे तो आपको अच्छी समझ में आएगा कि क्या बात हो रही है। ठीक है, उसके अलावा आगे बढ़ते हैं कि IMF की जो हेड है क्रिस्टीना जॉर्जीवा,
सॉरी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उन्होंने इस बात पे आईएमएफ की एमडी है, उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक्सपेक्ट्स ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ टू डिप बिलो 3%। मतलब आप देख रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में डिप आ सकता है 3% से। ये ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का मेजर फैक्टर क्या हो सकता है, डिमांड, राइट। अगर डिमांड कम हो रही है तो मतलब ग्रोथ कम है, और डिमांड किस चीज की हो सकती है, गुड्स की हो सकती है, राइट, हमारी सर्विसेज की हो सकती है, राइट, हमारी इंडस्ट्रीज की हो सकती है जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है, और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब फैक्ट्रीज, राइट। तो इन सब चीजों में अगर डिमांड कम है, मतलब हमारे पास लेबर फोर्स तो है लेकिन डिमांड नहीं आ रही है, तो ग्रोथ भी नीचे जाएगी। तो ये कहना चाह रही है आईएमएफ एक्सपेक्ट्स ग्लोबल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ टू डिप 3% इन 2023 एंड टू रिमेन अराउंड 3% फॉर द नेक्स्ट 5 years. IMF managing director Kristalina Georgieva said Thursday that is the global lender's lowest medium-term growth forecast since 1990 and will below the average growth of 3.8% in the past 2 decades. ठीक है, तो दिमाग में इसको भी रखिए कि IMF के क्या नंबर्स हैं, वो इसका मतलब डोमेस्टिक लेवल पे, मतलब इंडिया में क्या हो रहा है ये आपको इंडिया बताएगा माइक्रो, और वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये आपको बताएगा मैक्रो। ध्यान रखिएगा, यही फर्क होता है। माइक्रो का मतलब आपके देश के अंदर, और मैक्रो मतलब देश के बाहर, एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स में क्या हो रहा है वो आपको विश्व के बारे में बताता है, वो कहलाता है मैक्रो। ठीक है, देन इसके आगे बढ़ते हैं, इसको और एक्सप्लोर करने के पहले हम एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये देखेंगे कि गैस प्राइसिंग फॉर्मूला रिवाइज सीएनजी पीएनजी टू कॉस्ट 10%। ये जो न्यूज है जिसमें इंपॉर्टेंट टर्म है एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म। न्यूज क्या है कि मेजर रिलीफ ये आया है कि पीएनजी के ऊपर, मतलब पाइप नेचुरल गैस और कॉम्प्रेस नेचुरल गैस के जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे। दो तरह की गैसेस होती है, एक तो होता है पाइप्ड जो हमारे घरों में आती है, राइट, पाइप नेचुरल गैस जिसको हमारे घरों में यूज होती है, और कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी जो हमारी गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, उनकी प्राइसेस में कमी आने वाली है। अच्छा, समझने वाली बात की है कि गाइडलाइंस कहती है द न्यू गाइडलाइंस आर इंटेंडेड टू इंश्योर अ स्टेबल प्राइस रिजीम for domestic consumer while at the same time provide adequate protection to producers from adverse market fluctuations and which incentivize for enhancing production, the statement said. तो इस पॉलिसी में चेंज किया जाएगा, और जो भी प्राइसिंग होगी वो जो डोमेस्टिक क्रूड प्राइसेस और जो हमारे ऑलरेडी जो वेल्स है जहां से गैस निकाली जाती है उसके हिसाब से इसकी प्राइसिंग की जाएगी, ना कि इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से। लिखा भी हुआ है नेशनल गैस प्रोडक्शन फ्रॉम लेगेसी or old fields will now be indexed to crude oil price instead of pricing it based on the gas prices in the surplus nations such as the US, Canada and Russia. ठीक है, तो इनके आधार पर प्राइसिंग करने के बजाय जो हमारे खुद के लेगेसी ऑयल फील्ड्स हैं उनके आधार पर प्राइसिंग की जाएगी। इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म, एपीएम। ये मेरी समझ से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मेंस में पहले पूछा गया है कि कैसे डिसाइड किया जाता है, इसका क्या रोल है, इसे कौन तय करता है, और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, दे आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, दे आर स्टैट्यूटरी इन नेचर, दे आर रेगुलेटरी इन नेचर, दे आर करेक्टिव मेजर्स, they are a part of the pricing policy of the government। मतलब एएमसी का, एपीएम का मतलब ये होता है कि सरकार द्वारा जो प्राइसिंग तय की जाती है वो कहलाती है एपीएम। ये आपके प्री में पूछा जा सकता है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी, या फिर फूड सिक्योरिटी के लिए जो अभी झंझट दिमाग में चल रहे हैं कि वीट के प्राइसेस जो है बढ़ सकते हैं और प्रोक्योरमेंट टारगेट्स में इशू चल रहा है, उसके लिए न्यूज है फूड सिक्योरिटी कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग वीट प्रोक्योरमेंट टारगेट इन झारखंड, अ रेयर डॉट लीज फार्मर विद नो पैडी टू सेल प्रोक्योरमेंट एंड 42% ऑफ टारगेट। सो याद रखिएगा कि हमारे GS3 में और साथ ही साथ GS1 में, राइट, GS1 और 3 में ऐसे सवाल पहले बने हैं जहां पे आपको ये पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट विश्व में अलग अलग इलाकों पे अलग अलग होते हैं और साथ ही साथ डोमेस्टिक लेवल्स पे भी अलग अलग होते हैं। ये आर्टिकल इसलिए मैंने आपके लिए रखे हैं ताकि आप एनालिसिस करके पता कर सकें कि क्या वाकई इस तरह की न्यूज हमको कुछ हेल्पफुल होती है या नहीं, क्योंकि यूपीएससी का टारगेट ये नहीं है कि सिर्फ आपको न्यूज पढ़ी, एक ऑप्शन दिया, आपने चुन लिया, नहीं, आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाना और आपके सोचने के तरीके को चेंज करना, अगर चेंज कर सकते हैं तो
तो ही आप एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। तो उस केस पे आपको इन दोनों आर्टिकल से ये समझना जरूरी है कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जो अभी अचानक से जो अनसीजनल रेन हुई, जिससे हमारा यूपी और बिहार का एरिया काफी ग्रेटली उसको बेनिफिट हुआ, और वहां के जो अभी फिलहाल जो गेहूं बोया गया, जो लेट फसल बोई गई थी, उसको फायदा मिलेगा। एक तो ये बात कही जा रही है। दूसरी तरफ ये बात कही जा रही है कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में सॉ वन ऑफ द वर्स्ट मॉनसून फ्रॉम जस्ट जून टू अगस्त लास्ट ईयर में बहुत ही खराब रहा मॉनसून बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लिए, जिसकी वजह से विद अ डेफिसिट ऑफ नियरली 50% ऑफ दीज मंथ्स, जिसकी वजह से वहां पे पैडी को मतलब पैडी मतलब धान बिल्कुल भी नहीं है बेचने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। मतलब आप देखिए, लास्ट ईयर का डेटा आपको दिया हुआ है और साथ ही साथ अभी जो हुआ वो भी आपको बताया जा रहा है। आईएमडी कह रहा था कि इस बार ये साल अल्नीनो का है। तो आप दिमाग में ये रखिए, इस तरह से पढ़ाई करिए कि अल्नीनो भी आपको पता होना चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट। तो आप देखिए, जब मॉनसून लास्ट ईयर खराब था, इस बार अचानक से बारिश हो गई, तो क्या ये सही है किसानों के लिए? ऑफ कोर्स सही नहीं है, क्योंकि आपको अगर प्रोडक्शन में स्टेबिलिटी करनी है, कंसिस्टेंसी लानी है, सो कंसिस्टेंट होने के लिए आपके ऑप्शंस भी कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या ये ऑप्शंस ठीक हैं, या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या ये हो रहा है, राइट? तो ये आपको चीजें देखनी है ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली आपको तैयारी किस दिशा में करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिसमें इसी चीज को थोड़ा और एलेबोरेट करके पढ़ेंगे, 2-3 लाइनें। अकॉर्डिंग टू द आईएमडी, द स्टेट रिसीव द लोएस्ट रेनफॉल इन 121 years during last year's kharif season from June 1st to August 12, 2022. Jharkhand recorded just over 371.9 mm of rain, a deficit of nearly 41%. ठीक है, तो लास्ट ईयर का डेटा है, इसमें कह रहे हैं कि लास्ट ईयर जो मानसून था काफी खराब हुआ। उसके बाद the lowest in terms of target in 4 years during the year's kharif marketing season, which starts in January and ends in March. ठीक है, तो खारिफ का सीजन क्या होगा, राबी का सीजन क्या होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहाँ कहाँ पे इफेक्ट आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ ASBA लाइक फैसिलिटी टू सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग बेनिफिट्स कस्टमर। ASBA एक ऐसी फैसिलिटी है जहां पे जो बैंक्स होंगे, राइट, बैंक्स आपके जब भी कोई जो शेयर मार्केट में आता है, जिसमें जिसको कहते हैं आईपीओ, राइट, आईपीओ में जो बैंक पैसा लगाते हैं या फिर जो इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, उनके लिए मैकेनिज्म आया हुआ है। ठीक है, फिलहाल ASBA के अंदर इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगा पाएंगे, पर ये जो न्यूज है वो काफी ज्यादा जो बच्चे सीए कर रहे हैं, जो बच्चे सीएस कर रहे हैं, या फिर जो फाइनेंस के बच्चे हैं, एमबीए फाइनेंस के बच्चे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस न्यूज आर्टिकल को इलेबरेट करूं डिटेल में, ऑल्दो बहुत डिटेल में जाना इतना कोई हेल्पफुल नहीं है आपके यूपीएससी के लिए कि क्या मैकेनिज्म है, बट इसका फुल फॉर्म जान लीजिए आप। इसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इतना ही जान लीजिए तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपका प्री में आ सकता है 2.2 मार्क्स वाले में, जिसमें आपको इसका सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल अगर आपको पता करना है कि एसबीए किसके लिए, तो सेबी के द्वारा लाया गया एक नया मैकेनिज्म है, और ये उन बैंक्स के लिए है जो इन्वेस्टर का पैसा आईपीओ में लगाते हैं। आईपीओ में पैसा लगाने के लिए नॉर्मल इन्वेस्टर्स भी पैसा लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा धांधलागर्दी ना हो और कस्टमर्स का नुकसान ज्यादा ना हो, तो उन्होंने अब ऐसा कर दिया है कि सिर्फ बैंक्स ही इसके द्वारा पैसा लगा पाएंगे आईपीओ में, और इसके बाद जो एप्लीकेशन मनी होती है उसमें जो पैसा आप लगाते हो किसी कंपनी का शेयर लेने के लिए, वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिलहाल इसको और डिटेल में समझाना मेरे लिए जरूरी है, एकदम से समझ में ऐसे नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बैक करिए, मैं बनाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसी का जो फुल फॉर्म मैं आपको कहना चाहती हूँ वो आप जरूर देख लीजिए, जिसमें आप सेबी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सेबी क्या है, एएसबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म है, और एएसबी का है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट। ये आपको पता होना चाहिए, इससे आपका काम बन जाएगा। Now, in Bahamas, struggle to save dwindling conch and a way of life. Bahamas के ऊपर ये न्यूज है कि वहां पे जो conch है, कई सारे सी फूड है, फिशेस है जो खाए जाते हैं वहां के इलाकों में, बहामा आइलैंड और आसपास के इलाकों में। तो उसके ऊपर ये न्यूज आर्टिकल है, इसको आप पढ़ें इंडियन एक्सप्रेस में। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये है कि ये तो पता करें कि एक्चुअली किस इलाके की बात हो रही है। तो अगर आप मैप पे देखें तो बहामास आपको यहाँ कहीं दिखाई देगा, फ्लोरिडा के पास,
और अगर आप देखिए यहाँ पे फ्लोरिडा है, साथ ही लगा हुआ बहामास, ये पूरा इलाका नासौ इसका कैपिटल। नॉर्थ अटलांटिक ओशन यहाँ देख रहे हैं, टर्क्स एंड कॉयस आइलैंड है। क्यूबा दिख रहा है हमको यहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा यहाँ पे दिखाई देगी और ये फ्लोरिडा वाला हिस्सा, ठीक है। और देखना चाहते हैं तो नासौ दिख रहा है यहाँ पे, उसके बाद बहामास, ये सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और बहुत सारे ऐसे ग्रेट बहामा बैंक, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, साथ ही साथ यहाँ पे कई और भी ऐसे पैसेज हैं जो आपको प्री में पूछे जा सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशन यहाँ दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस प्री में क्रिएट हो सकते हैं मैप बेस्ड, उसके लिए आप इसको जरूर देख लीजिए। जब भी ऐसा कोई इलाका जो आपको लगे कि भाई कि इसके बारे में पता करने से पहले मैप देखना जरूरी है, तो जरूर देखिए। एंड्रोस आइलैंड है, क्यूबा दिख रहा है, तो ये हमारे लिए मैप वाला क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है प्री के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा 7th ऑफ अप्रैल का न्यूज आर्टिकल डिस्कशन, एडिटोरियल डिस्कशन और न्यूज एनालिसिस डिस्कशन। और 8th ऑफ अप्रैल के न्यूज के साथ मैं आऊंगी थोड़ी देर के बाद।